नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास की खबरों और देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट, आपको मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज, सारी जानकारियाँ दोस्तों इस बुलेटिन में आपको देते हैं। और आज दोस्तों हम उस चुनिंदा कुछ प्रमुख खबरों का जिक्र आपके साथ करेंगे दोस्तों, जो कि बादरा कस्बे की गलियों से लेकर गांव की चौपालों तक उन खबरों की चर्चा होती है। और दोस्तों ऐसी ही प्रमुख खबरें, चाहे वो एक दिन का धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, चाहे सुगबुगाहट हो बहुत बड़े आंदोलन की, चाहे वो गोकसी की घटना से जुड़ा हुआ हो। दोस्तों कल भी गोकसी की घटना को लेकर ज्ञापन दिया गया रवि बंसल सर्वे समाज द्वारा और इसमें मांग की गई CID जांच की मांग की गई। और दोस्तों निर्दोष लोगों को छोड़ने की मांग की गई, जिनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज करवाए गए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की गई। और यही कमोबस मुस्लिम समाज द्वारा ज्ञापन में दोस्तों कहा गया। और पहले 9 सितंबर को मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी सभा होने वाली थी, जिसको बाद में स्थगित कर दिया गया प्रशासन के अनुरोध पर। तो दोस्तों इसको लेकर तो लगातार बादरा कस्बे का माहौल गर्म है ही। एक दोस्तों जन अधिकार यात्रा बादरा में 5 सितंबर से चली थी रामगढ़ से, और ये 11 दिवसीय यात्रा बादरा, नौर और राजगढ़ के प्रमुख करीब 50 से 60 गांव और ढाणियों में से होकर गुजरी। और आज उसका समापन हुआ बादरा उपखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और अनेक वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया। दिल्ली की भी एक तेज तरार नेत्री द्वारा भी संबोधित किया गया। और बादरा सहित दोस्तों 13 राज्यों की सरकारों को भी लताड़ा गया, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी लताड़ लगाई। तो दोस्तों इसके अलावा भी हम विस्तार से बात करेंगे इस विषय में। भारतीय किसान संघ राजस्थान शाखा बादरा की भी एक बैठक हुई और विभिन्न तरह के 3 ज्ञापन दिए गए दोस्तों, CM को, PM को, और विभिन्न तरह की अलग अलग मांगे थी। तो आज मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा भी दोस्तों ज्ञापन दिया गया। 2 दिन पहले भी ज्ञापन दिया गया था। धरना प्रदर्शन, नगर पालिका में भारी हंगामा, हो हल्ला और एक प्रकार से हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। और 40 के 40 वार्डों में सीवरेज को लेकर लोगों में व्यापक आक्रोश देखा जा रहा है। तो दोस्तों कहीं भी चले आप, आज अगर बात करें ग्रामीण खेलों की, जिसका आज दूसरे चरण का समापन हुआ खेल मैदान में, तो वहाँ भी खिलाड़ी प्रताड़ित आज SDM कोर्ट में पहुँचे दोस्तों, उपखंड कार्यालय में पहुँचे और वहाँ एक ज्ञापन दिया गया खिलाड़ियों द्वारा कि हमारे साथ PTI सोनलाल द्वारा पक्षपात किया गया है। और यही घटना 2 दिन पहले दोस्तों सेरड़ा से भी आई, खेलों से ही। तो इस प्रकार का वातावरण चल रहा है दोस्तों, जैसे संजीदगी, संवेदनशीलता लोगों में है ही नहीं दोस्तों। बताया जा रहा है कि इस PTI द्वारा ओपनली ये कहा गया एक रामगढ़िया और बांगवा के मैच के दौरान कि इन रामगढ़िया के खिलाड़ियों को हराना है, इनको जीत कर नहीं जाने देना है दोस्तों, ऐसा दावा खिलाड़ियों द्वारा किया गया और ज्ञापन में भी आरोप लगाया गया। उसका हमने अलग से एक वीडियोज़ भी दोस्तों साफ संदेश भारत के चैनल पर डाला है। साफ संदेश की भारत के चैनल पर हमने मुस्लिम समाज का भी वो आरोप लगाते हुए एक वीडियो डाला, जिसमें महाअभियान चलाते हुए पूरी सीवरेज योजना के खिलाफ बादरा में जन आंदोलन खड़ा करने की बात कही गई दोस्तों। इसको लेकर भी एक वीडियोज़ डाला हुआ है, ज़रूर आप देखिएगा। और जन अधिकार यात्रा जिसका समापन हुआ दोस्तों, उसके भी अलग अलग 3 वीडियोज़ हमने साफ संदेश भारत के चैनल पर डाले हैं, जिनमें वक्ता क्या कहते हैं और किस प्रकार के संबोधन आज इस सभाओं में, जनसभाओं में ये हुए और किस नेताओं को निशाना बनाया गया, और ऐसी यात्राओं को आखिर किसको लाभ मिल रहा है दोस्तों, किसको नुकसान हो रहा है, राज्य सरकार के खिलाफ है या केंद्र सरकार के खिलाफ। दोस्तों ये जन अधिकार यात्रा से ही शुरुआत करते हैं। ये ना तो राज्य सरकार के खिलाफ है, ना फिर केंद्र सरकार के खिलाफ है, ये अव्यवस्थाओं की लड़ाई है दोस्तों। और बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले 3 वर्षों से नेठराणा में धरना प्रदर्शन चल रहा था दोस्तों। विभिन्न मांगे थी इनकी और उन मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन का दौर इनकी तरफ से जारी था। और इसमें दोस्तों बड़े बड़े ट्विस्ट आए और
वीडियो एक विधायक का भी वायरल हुआ था, जब जो प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान चला था और उसके तहत नेठराणा में ये प्रशासन पहुंचा था, तो उस समय विधायक के साथ भी कहा सुनी हुई थी, ग्रामीणों की नोक-झोंक हुई थी इसी विषय को लेकर। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर और उनकी जो मांगे है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क और जो फ्यूल सरचार्ज व अन्य प्रकार की राशि जो नाजायज़ रूप से वसूली जाती है बिजली विभाग द्वारा, वो सब बंद हो और प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाए। और इसके अलावा कोरोना काल के बिजली बिल माफ़ हो और घटिया और तेज़ गति से चलने वाले मीटरों को तुरंत बदला जाए और बिजली अधिनियम 2022 को खारिज करके निजीकरण को बंद किया जाए। इसके अलावा जब जन अधिकार यात्रा निकाली गई तो इसमें और जनहित की मांगे जोड़ दी गई दोस्तों, करीब 8। वो मांगे क्या है? प्रत्येक गांव में पीने का साफ पानी, पेयजल उपलब्ध करवाया जाए, बहुत जायज़ मांग है दोस्तों। और इसके अलावा हर गांव में सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो और स्थायी प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्तियां यहां दी जाए। फसल बीमा क्लेम जारी करे, किसानों को नहर में हक का पूरा पानी दे और समर्थन मूल्य MSP की गारंटी कानून बने, ये भी मांगे हैं। और ग्रामीण व मनरेगा मजदूरों के लिए पूरे साल रोजगार उपलब्ध कराओ की मांग भी जन अधिकार यात्रा के दौरान रखी गई और सम्मानजनक नौजवानों को रोज़गार भी दिया जाए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर रोक लगाने की मांग भी है और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपया महीना की जाए। और जो पशुधन में फैली लंपी बीमारी है उसको महामारी घोषित की जाए। और जिन किसानों के पशुओं की अकाल मौत हो गई है दोस्तों, जिनके जो आय का स्रोत था, उनके परिवार के पालन का एक जरिया था, वो जरिया टूट चुका है, छूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, उनको उचित मुआवजा मिले। और देश की सरकारी संपत्ति, उपक्रमों और पूंजीवादियों को बेचना बंद करें, निजीकरण पर रोक लगाए। तो ये जन अधिकार यात्रा का उद्देश्य था। इससे फ़ायदा किसको होना है, नुकसान किसको होना है, इसका अंदाज़ा आप सहज रूप से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ वर्तमान विधायक बलवान पूनिया को भी जमकर कोसा गया, वक्ताओं द्वारा लगातार इस यात्रा में कोसा गया और 3 वर्षों से कोसा ही जा रहा है। और विपक्षी जो पूर्व विधायक है, विपक्ष के नेता है, उनको भी जमकर कोसा गया, उनका भी जो इनकी भूमिका है उनको भी नगण्य माना गया। इसके अलावा कोई नए नेता की भी इसमें तारीफ नहीं है। तो क्या इस आंदोलन से, क्या इस जन अधिकार यात्रा से कोई नया नेता उपजने वाला है? सुरेंद्र निमीवाल जो है वो लगातार इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे शानदार वक्ता भी है, गरीब परिवार से, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और कोई तड़क भड़क उनके पास नहीं है। तो क्या वो चुनाव में दोस्तों खड़े हो सकते हैं, इस प्रकार की ताल ठोक सकते हैं? ये बड़े सवाल है दोस्तों। लेकिन अभी इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा उनकी तरफ से दावा भी नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे दोस्तों भारतीय किसान संघ राजस्थान और उनकी शाखा भादरा, जिनकी बैठक, एक अहम बैठक कृषि विश्राम गृह में हुई और अहम बैठक शाखा भादरा की हुई, जिसमें भजनलाल कसवा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। और वक्ता राम कुमार खिलेरी प्रदेश प्रमुख है दोस्तों, पर्यावरण राजस्थान के पहले रहे हैं और उन्होंने रीति नीति के बारे में बताया और विस्तार से संगठन को मजबूत करने पर भी बल दिया, कार्यकर्ताओं को आगे की योजना के बारे में बताया। और इस दौरान निम्न प्रभारी भी बनाए गए दोस्तों संगठन की तरफ से, जो कि मुंसरी से भजनलाल को, जो कि तहसील अध्यक्ष है वर्तमान में, उनको प्रभारी बनाया गया है। और बरवाणा से राम स्वरूप कसवा, जो कि जिला प्रतिनिधि है, उनको भी प्रभारी बनाया गया है। और सागड़ा से आज़ाद बेनीवाल, जो कि संभाग प्रतिनिधि है, उनको भी प्रभारी बनाया गया है। और करणपुरा से प्रभारी बनाया है ओम प्रकाश बिश्नोई को, जो कि कार्यकारिणी के हैं। और सरदारगढ़िया से अनिल पूनिया, वो भी कार्यकारिणी में पहले से ही शामिल है। तो दोस्तों इनको ये जिम्मेवारियां भी दी गई। और बैठक में जगदीश बिश्नोई, रोहतास सोनी के अलावा बलदेव बेनीवाल, मनीराम कसवा इत्यादि ने अपने विचार भी रखे। और इसके अलावा दोस्तों संचालन कुलदीप जाखड़ ने किया कार्यक्रम का। ये 14 तारीख को परसों की बैठक थी दोस्तों। और इसकी चर्चा हम इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि ये जन आंदोलन के मुद्दे हैं
और आने वाले समय में इनकी भागीदारी संभवतः बढ़ सकती है जन आंदोलन के इस महाआंदोलन में, जो कि भादरा में सुगबुगाहट होने जा रही है। अब बात करें ज्ञापन की, तो दोस्तों ज्ञापन एक पीएम के नाम दिया गया, जिसमें आयात खाद्य तेलों के आयात पर नियंत्रण किया जाए, ये कहा गया, और आयात शुल्क बढ़ाने की भी मांग की गई। ज्ञापन नंबर 2 में जो खरीफ की फसलें हैं दोस्तों, मूंगफली है, बाजरा है, मूंग है, मक्का है, उड़द है, सोयाबीन है, कपास है, तिल है इत्यादि है, इनका जो उचित मूल्य है वो दिलाने की मांग की गई है। इसके अलावा दोस्तों लंपी स्किन डिजीज बीमारी जो है दुधारू गायों का जिस प्रकार से नुकसान हुआ है दोस्तों, उनकी मौतें हुई है, किसानों को उसको लेकर उचित मुआवजा दिया जाए और इस बीमारी को महामारी घोषित की जाए। और इसके अलावा पीएम को एक ज्ञापन और दिया गया, उपखंड अधिकारी को दोस्तों ये ज्ञापन दिए गए पीएम और सीएम के नाम। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों मुस्लिम समाज द्वारा जो लगातार धरना प्रदर्शन करके और ज्ञापन दिए जा रहे हैं और एक आंदोलन की, एक महाआंदोलन की सुगबुगाहट जो दिखाई दे रही है, उसकी बात करते हैं दोस्तों। सीवरेज कंपनी का काम जब हाजी दाऊद कुरैशी 2010 को भादरा के चेयरमैन बने थे, तो उनके चौथे वर्ष के कार्यकाल में सीवरेज का कार्य प्रारंभ हुआ था। चौथे कार्यकाल के अंतिम माह में, दिसंबर माह में, और उनके कार्यकाल जो 5 साल का रहा, उनमें 1 साल सीवरेज का कार्य हुआ, अर्थात 2014 से ये कार्य प्रारंभ हुआ, जो अनवरत अभी तक 8 वर्षों से जारी है। 2022 है दोस्तों, 8 वर्ष हो गए इस सीवरेज योजना को जारी हुए, और अब तक मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 70% से अधिक काम इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसकी घोषणा बहुत पहले की जा चुकी थी, लेकिन लगभग 70% ही अभी तक दिखाई देता है, क्योंकि अभी 7-8 वार्डों में ही कनेक्शन हुए, 40 वार्डों में कनेक्शन होने हैं। और जब कनेक्शन हो रहे हैं तो सुरंगें दिखाई दे रही है दोस्तों। सीवरेज के चैम्बर से जब घरों के छोटे छोटे चैम्बर बनाकर नाले निकालकर जब मेन मुख्य चैम्बर में उनके कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, तो वहाँ आपको सुरंगें दिखाई दे रही है। और ये सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों। पूरी भादरा में दर्जनों वार्ड ऐसे हैं जिनमें सुरंगें अचानक से जैसे प्रकट हो रही है दोस्तों, जैसे भादरा सुरंगों की नगरी बन गई हो। इसके नीचे इतना खोखलापन आखिर कैसे है, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या सीवरेज की योजना जब प्रारंभ हुई है तो जो कुइयाँ थी शौचालय के लिए बनी हुई दोस्तों, हर घर में 1 से अधिक कुइयाँ थी, और औसत अगर कहे तो दोस्तों 2 की भी औसत हो सकती है। इतनी बड़ी आबादी में, इतनी बड़ी ज़मीनों में कुइयाँ, और उन कुइयों को बंद किए बगैर सीवरेज प्रारंभ की गई है, तो वो कुइयाँ जब अब यूज़ लेस होने लगी है, जैसे जैसे कनेक्शन वार्डों में होते जा रहे हैं, तो उन कुइयों के धंसने की भी खबरें, समाचार भी बहुत जगह आते हैं। उनसे मकानों को भी नुकसान पहुंचता है, मकान भी बर्बाद हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, पूरा का पूरा मकान ही नीचे धंस जाता है। लेकिन कुइयों की वजह से मकान नहीं धंस रहे हैं दोस्तों, मकान धंस रहे हैं। मेन सीवरेज की पाइपलाइन डाली गई है, जो चैम्बर है उसके आसपास गड्ढे और सुरंगें दिखाई दे रही हैं। आखिर वो सुरंगें कैसे बन रही है? क्या जलदाय विभाग के पाइपलाइनों में जो लीकेज है उसके चलते? लेकिन ये थ्योरी भी दोस्तों यहाँ काम इसलिए नहीं करती कि वार्ड नंबर 10 की अगर एक वीडियोज़ आपने देखी होगी, हमने भी साफ संदेश चैनल पर डाली थी, उस वीडियोज़ में दोस्तों सीवरेज की जो पाइपलाइन डाली गई है, मुख्य पाइपलाइन, वो लीकेज हो रही है, उससे गंदगी निकल कर जो है सड़क के अंदर जो नीचे मिट्टी थी, उस मिट्टी में पानी उसका सीवरेज का जा रहा था, और उसके चलते इतनी गहरी खाई, 20 से 30 फीट गहरी मकान के नीचे दोस्तों, उसका अंतिम छोर दिखाई नहीं दे रहा। आप भी उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो के ऊपर हमने कैप्शन लिखा था कि भादरा क्षेत्र में मिली अब तक की सबसे गहरी सुरंग। दोस्तों इसका सिरा दिखाई नहीं दे रहा था। निश्चित रूप से जो ये टेढ़ी चलकर जा रही थी वो मकानों के नीचे जा रही थी, और मकानों के नीचे कहाँ तक गई है, कितना नुकसान कर सकती है, इसका अंदाज़ा भी नहीं लग सकता। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है, इसकी जवाबदारी किसकी है? क्या उसी मकान मालिक की है जिसका मकान
धंसने को है, ढहने को है, एक दुर्घटना होने को है, या नगर पालिका प्रशासन की है, या फिर सीवरेज कंपनी की है, या फिर प्रशासन की है, एसडीएम की है, किसकी है, जलदाय विभाग की है? कोई तय नहीं है दोस्तों जवाबदारियाँ। ना कोई विधायक ये चीज़ें तय कर पा रहे हैं, ना नगर पालिका, ना हमारा स्थानीय प्रशासन ये तय कर पा रहा है, ना कोई जलदाय विभाग इसकी कोई जिम्मेदारी ले रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप विभागों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये भादरा की दुर्गति सभी शहरों में ऐसे ही होता है जहाँ सीवरेज की लाइनें डाली जाती है? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है। और जो मुस्लिम युवकों द्वारा दोस्तों एक संगठन बनाकर इसकी जिम्मेवारी ली गई है और सभी 40 वार्डों में नागरिकों को जागरूक करके एक बहुत बड़ा आंदोलन, जबकि मैं कहूँगा महाआंदोलन खड़ा करने की बात की जा रही है। तो क्या ऐसा एक महाआंदोलन अब जब सीवरेज का 70% कार्य पूर्ण हो चुका है और 200 से अधिक करोड़ रुपए की इस योजना में 150 से अधिक करोड़ रुपया लग चुका है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये पैसा कौन भरपाई करेगा दोस्तों इसकी? क्या ये पैसा ठंडे बस्ते में गया, ठेकेदारों की जेब में गया, किसी को जुर्माना नहीं लगेगा? क्या सीवरेज कंपनी की गलतियां निकलती है, जैसे कि 70 लाख का उनको पहले जुर्माना लगाया गया था धीरे काम करने के चलते? दोस्तों 8 साल हो चुके हैं सीवरेज कंपनी को काम करते हुए और अभी भी 70% कार्य हुआ है। 30% के लिए और कितना समय लेंगे, इसका अभी कोई तय नहीं है, इसकी कोई गाइडलाइन नहीं है। कोई ये निर्धारित नहीं किया है कि ये तय समय है और इस तय समय में हम ये सीवरेज पूरी कर लेंगे। बार बार जनता को आश्वासन दिया जाता है, विधायक द्वारा प्रेशर में सीवरेज कंपनी के ठेकेदारों को, इंजीनियरों को बुलाया जाता है, जो कि वर्तमान में यहाँ देख रेख कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, और उनको दिशा निर्देश देकर छोड़ दिया जा रहा है, जबकि डाक के वही 3 पात परिणाम यही आ रहा है, जनता को भुगतना पड़ रहा है। और दोस्तों बहुत बड़ी बात तो ये है कि जहाँ से अब सीवरेज प्रारंभ हो चुकी है, जिन वार्डों में सीवरेज का यूज़ होने लगा है, उन वार्डों से अब खबरें वो आने लगी है जिस खबरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों आप डर के मारे इस खबर को आप सुनेंगे ही नहीं। दोस्तों उन वार्डों से जो गंदगी है सीवरेज के पाइपलाइनों में चल रही है, वो गंदगी अब बैक होने लगी है। ओवरफ्लो के ढक्कन अपने आप खुल रहे हैं, जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, खुल जा छिम छिम, अली बाबा 40 चोर में जिस प्रकार से दिखाया जाता था, हाथ के इशारे से, जैसे मंत्र मार के किसी को, भूत प्रेतों को बुलाया जाता है, किसी शक्ति का आह्वान किया जाता है और कोई चमत्कार दिखाया जाता है। अपने आप सीवरेजों के चैम्बर के ढक्कन खुल रहे हैं और गंदगियाँ सड़कों पर बिखर रही है, नालियाँ गहरी हो गई है, क्योंकि सड़कों के ऊपर सड़कें बनाई जा रही है। कोई पैमाना नहीं है दोस्तों इस नगर पालिका बोर्ड का। प्रशासन एकदम दोस्तों शून्य है, संवेदनहीन है, और ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा नहीं कहें तो दोस्तों क्या कहें इसको? कहीं कोई सुनवाई नहीं है, आमजन की सुनवाई नहीं है। फिर ढाके वही 3 पात होंगे जब आगामी नगर पालिका के चुनाव होंगे, क्योंकि पैसा बोलता है दोस्तों। हर बार पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया, भादरा नगर पालिका चुनावों में पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है वो अपने पार्षद जिता के ले जाएगा, और जिस पार्षद के पास सेटिंग है, चेयरमैन जो कि धनाढ्य है, उसका सर पर हाथ है और उनसे पैसे लेकर वो चुनाव में कूद पड़ा है अपने वार्ड से, और जनता को जहाँ जनता का भी इसमें पूरा दोष है दोस्तों। जनता भी एक प्रकार से ये भादरा में एकदम चरितार्थ हो चुका है दोस्तों। ये अब खुलासा भी हो चुका है कि बहुत से सभी लोग पैसे लेते होंगे, सभी लोग बिकाऊ है दोस्तों, ये कतई नहीं कहा जा सकता। लेकिन भादरा में ये खुलेआम है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप ये चीज़ें सुन भी रहे होंगे। आखिर इसका दोष किसको दें? क्योंकि जनता सबक सिखाना नहीं चाहती। जनता एक ईमानदार, मेहनतकश, कर्मठ, जो कि पहले चुनाव होते थे दोस्तों, रेडियोज़ अनाउंसमेंट करते थे कि आपका कैसा उम्मीदवार चाहिए, आपको विधायक का, सांसद, पार्षद, कर्मठ, ईमानदार,
मेहनती, जुझारू, पढ़ा लिखा। दोस्तों ये शब्द अब किताबों में, पन्नों में लिखे हुए ही अच्छे लगते हैं। इनका धरातल पर कतई कोई वास्ता ना जनता से रहा है, ना जनता के उन कानों से रहा है जहाँ से सुनकर वो अपने दिमाग से किसी नेता के लिए अपना मन बना सके। दोस्तों ये अब वादे कोरे वादे रहे हैं, पैसा बोलता है दोस्तों। और आजकल मोबाइल का युग है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का युग है। पता ही नहीं लगता है कौन कहाँ किस प्रकार कितनी सेटिंग कर चुका है, कौन कहाँ कौन सा अपना पार्षद बना रहा है और किस पार्षद को अपने पाले में किस चेयरमैन के दावेदार ने कर लिया है। तो कैसे सुधार होगा दोस्तों। लेकिन महाजन आंदोलन की तैयारियां बादरा में हो रही है, क्योंकि अब लोगों को समझ आने लगा है गंदगियां लोगों के द्वार पर आ चुकी है और जो दूषित हवाएं हैं वो लोगों के घरों में दोस्तों हवा के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में उनके नाक तक पहुंच चुकी है। तो क्या कहते हैं ना, नाक तक जब तक पानी ना आए तब तक दोस्तों किसी पर असर नहीं होता है। ये भारत है, यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, जब तक भ्रष्टाचार का खुलासा ना हो तब तक विश्वास नहीं होता। और कोई रेलवे फाटक है, कोई सड़क है, जहाँ दुर्घटना जब तक ना हो जाए तो उस अव्यवस्थाओं को सुधारा नहीं जाता है। ये भारत है दोस्तों, ये भारत की अव्यवस्थाएं बोलती है, भारत की व्यवस्थाएं भी बोलती है, लेकिन अव्यवस्थाएं सदैव हावी रहती है। कहते हैं दोस्तों, अगर हम सदियों पहले जाएं और युगों युगों से पहले जाएं तो देवता और दानवों का युद्ध होता था और उसमें कई बार असुरी शक्तियां भी देवताओं को हरा देती थी युद्ध में। लेकिन कहते हैं कि असल में, सही मायने में, लास्ट में, अंतिम समय में धर्म की ही विजय होती है, सत्य की विजय होती है, पुण्य की विजय होती है। पाप को पराजित होना पड़ता है, अधर्मी को मरना पड़ता है। तो क्या वही होगा? उम्मीदें तो है दोस्तों। अगर महाआंदोलन चले, जनता अगर चाहे और जनता अगर संवेदनशीलता के साथ मैदान पर डट जाए, सड़कों पर उतर जाए, तो इन पार्षदों की, इन ठेकेदारों की, इन पालिका के बोर्ड की, विधायक की, इन जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्या बिसात है दोस्तों जनता के आगे। जनता जनार्दन है, ये कतई नहीं भूलिएगा। और जनता जनार्दन जब सड़कों पर उतरती है और मन बनाती है तो बड़े बड़े परिणाम दोस्तों, बड़ी बड़ी सरकारें धराशायी भी होती है। और आज जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काबिज होती जा रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़े वर्ग, जनता के बड़े वर्ग का उनको सपोर्ट मिल रहा है। इसीलिए वो जो पुरानी पद्धति थी, ढर्रे पर चलती हुई पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, उनको सबको धराशायी करती जा रही है। कारण दोस्तों एक नहीं कई है, विकास का भी मुद्दा है, राष्ट्रवाद का भी मुद्दा है, भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। दोस्तों एक ही सवाल करते हैं हम आपसे, और वो ये करेंगे कि लगभग 8 साल से अधिक हो गए पीएम नरेंद्र मोदी को इस देश पर राज करते हुए, लेकिन उन पर अभी तक 1 रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, जबकि पूर्व की सरकारों पर करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगता था और वो मामले आज भी लंबित है। और कांग्रेस का हाल तो ये, उनके सैकड़ों की संख्या में नेता दोस्तों बेल पर बाहर हैं, उन पर मुकदमे हैं, बहुत से नेता जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों, अच्छाई और जो संवेदनशीलता है और जो ईमानदारी है, जो धर्म है, जो कर्तव्य परायणता है, जो विश्वास है, आत्मविश्वास है दोस्तों दिखाई देगा। चाहे आप मोदी सरकार भी, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं करती, लेकिन दोस्तों विपक्ष नहीं है, विपक्ष खत्म हो रहा है, विपक्ष बनाना होगा। हर एक सरकार के विरुद्ध में विपक्ष बनकर खड़ा होगा, तब जाके उसकी दोस्तों खामियां है उसको हम मिटा पाएंगे। अब बात ले भादरा से ही, तो भादरा में किसी की भी सरकार हो दोस्तों, भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय, सीपीएम, किसी की भी सरकार हो, उसके विरुद्ध अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा करना होगा, आवाज़ बुलंद करनी होगी, तभी आप कुछ कर पा सकते हैं। अन्यथा परिणाम वही रहेगा, ढाक के 3 पात। मेहनत करनी होगी आपको।
तो आज की इस कवरेज में इतना ही दोस्तों। अब हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आपको बताइए, आदर्श रामलीला कमेटी का कल बलि पूजन हुआ दोस्तों, और 23 सितंबर से उसका मंचन प्रारंभ होने वाला है और विधिवत रूप से सीताराम शास्त्री जी ने इसका जो मंत्रोच्चारण के साथ है वो बलि पूजन करवाया। और इस अवसर पर बाबूलाल यादव, कमेटी अध्यक्ष सुनील स्वामी, किशन स्वामी डायरेक्टर, विकास जाखड़, शिव स्वामी, संजय स्वामी, अनिल कौशिक, नवल राजपुरोहित, अश्विनी राठौड़, दीपक गुप्ता, मनदीप गोदारा, पंकज, तिरसाल त्यागी आदि अनेकों कलाकार, कमेटी सदस्य उपस्थित रहे। और इसके साथ ही दोस्तों सोमवार को ही रामलीला समिति, भादरा की सबसे बड़ी रामलीला, ये दोनों ही सबसे बड़ी रामलीला है दोस्तों, लेकिन रामलीला समिति को विधिवत रूप से सबसे बड़ी माना जाता है और 50 वर्ष पूरे कर चुकी है, अपना गोल्डन जुबली मना चुकी है। उनका भी बलि पूजन सोमवार को हुआ दोस्तों, और 22 तारीख से उनका मंचन प्रारंभ है। आदर्श रामलीला कमेटी का 23 तारीख से मंचन प्रारंभ है, एक दिन का गैप है, और 6 अक्टूबर को राज्याभिषेक के साथ दोस्तों रामलीला समिति का समापन होगा। और संभवतः 7 अक्टूबर को आदर्श रामलीला कमेटी का समापन होगा। 5 अक्टूबर को क्षेत्र में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन दशहरा महोत्सव होगा। तो इस आयोजनों की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी है। और दोस्तों देश प्रदेश की भी जल्दी से प्रमुख खबरें बताएं तो गोवा के 8 विधायक टूटकर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और भारत जोड़ो जो यात्रा कांग्रेस निकाल रही है वो लगने लगा है कि कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन चुकी है, और ऐसा बीजेपी के लोग एक मुद्दा भी बना रहे हैं। और दोस्तों मैं बात करूं आपको लंपी रोग की, तो एक महिला जो कि दोस्तों हमारे बाईपास पर, भादरा के बाईपास पर जो विवेकानंद कॉलेज है उसके पास में जो एक बाड़ा बनाकर एक अस्थायी व्यवस्था कर लंपी रोग से ग्रसित गायों को एक चिकित्सा मुहैया करवाई जा रही है। राजेंद्र सोनी फौजी, रिटायर्ड फौजी, और उनकी 25 सदस्यीय टीम द्वारा दोस्तों वहाँ एक 5 किलोमीटर दूर से महिला पहुंची, सर के ऊपर घास की गठरी लिए, गरीब परिवार की ये महिला, और इन जो संक्रमित गायें हैं उनको घास खिलाने के लिए, हरा चारा खिलाने के लिए पसीने से लथपथ ये महिला जो है वो पहुंची और अपने हाथ से इन बीमार गायों को चारा खिला कर गई। दोस्तों करोड़ों से भी बढ़कर ये दान माना जा सकता है, और श्रेष्ठतम सेवा भी हम इसको कह सकते हैं। ज़रूरत है दोस्तों ऐसी सेवा की, आगे आइएगा। और गौ सेवा के ऊपर जो वर्तमान में संकट है उसको लेकर बहुत ज़रूरी है। आप सभी की 52,000 से अधिक गायें आधिकारिक रूप से, आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में अब तक दम तोड़ चुकी है, और ये राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा बीमारी जो है कहर डाल रही है। दोस्तों भारत के बहुत ज़्यादा स्टेटों में, राज्यों में नहीं है, और राज्य सरकार ने ये भी कहा है कि दोस्तों पल्ला झाड़ते हुए कि केंद्र से हमने कह दिया कि आप महामारी घोषित करें, और केंद्र ने ये कह के पल्ला झाड़ लिया है कि ये सिर्फ राजस्थान और एक आध राज्यों में सीमित है, तो इसको हम पूरे देश में महामारी घोषित नहीं कर सकते। जबकि एक कटु सत्य है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। हर वर्ष प्रदेश सरकार एक गौ सेवा के नाम से, गायों के नाम से एक टैक्स वसूलती है, और अगर मार्च से जनवरी तक, मार्च 2021 से जनवरी 2022 तक का जिक्र करें तो 722 करोड़ रुपए का टैक्स राजस्थान सरकार वसूल चुकी है दोस्तों, और गायों के नाम पर खर्च कुछ भी नहीं किया जा रहा है। राज्य आपदा कोष से भी दोस्तों जुलाई से पहले 2022 में केंद्र ने भी 622 करोड़ रुपए दिए हैं राजस्थान सरकार को, और ये सारे मिलाए तो 13,000 करोड़ रुपए बचे हैं राजस्थान सरकार को, लेकिन फिर भी महामारी घोषित नहीं की जा रही है इस लंपी बीमारी को। दोस्तों हजारों गायें मर चुकी है, 52,000 का तो आधिकारिक आंकड़ा है, लाखों की संख्या में गायें मर चुकी है दोस्तों, और 12 से 15 लाख गायों को संक्रमित बताया जा रहा है दोस्तों। राजस्थान पूरा इसकी चपेट में आया। आप अपने गांव, कस्बे, जहां भी हो, अपने आसपास भी आप घूमते हुए ऐसी लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी से पीड़ित गायों को आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं प्रदेश की, तो दोस्तों लगभग 52,000 जो पशु अब तक गोवंश मरा है, जो उसकी मृत्यु हुई है, उसका अगर मुआवजा भी हम किसानों को दें तो लगभग 600 करोड़ रुपए होता है एक अनुमान के अनुसार।
और लगभग 13,000 करोड़ रुपए विभिन्न टैक्सों से केंद्र से राज्य वसूल चुका है। आखिर क्यों महामारी घोषित नहीं की जा रही है, जबकि केंद्र के पाले में सरकार जो है वो गेंद डालना चाह रही है, लेकिन राजस्थान में ये बीमारी जो है भीषण संकट बनकर उभरी है। क्या राजस्थान से गोवंश का सफाया होने वाला है दोस्तों? ये हमारे लिए सबसे बड़ी आपदा होगी दोस्तों, और ये गायों पर आया हुआ सबसे बड़ा भीषण संकट हम मान सकते हैं, आज तक का और शताब्दी का सबसे बड़ा संकट हम इसको मान सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों आज के मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की, तो कबड्डी मैच के दौरान दोस्तों आज एक बहुत बड़ा विवाद खेल मैदान में हुआ और आज समापन भी हुआ। विधायक भी वहाँ पहुँचे थे खेल मैदान में, और यहाँ रामगढ़िया के खिलाड़ियों ने जो भांगुआ के साथ मैच हुआ था, कल भी हुआ था, आज भी दोबारा मैच आयोजित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया एक पीटीआई पर कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हुए हमारे साथ खुलेआम घोषणा की थी सबके सामने। वहाँ वीडियो भी बैठे थे, पंचायत समिति के और प्रधान भी बैठे थे, और उन्होंने एकेश टीम को ज्ञापन भी दिया है दोस्तों, और ये भी कहा है कि मांगे नहीं मानेंगी तो हम जिला कलेक्टर तक भी जाएंगे, और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और शेरडा से भी ऐसी खबरें मिली थी। तो क्या खेलों में भी दोस्तों जो कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, इस प्रकार की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो उभर कर सामने आ रही है? क्या अधिकारी प्रशासन जो भादरा की समस्याएं हैं उनको तो नहीं निपटा सकते, लेकिन क्या इन खेलों में इन खिलाड़ियों के साथ हुई जाती है उसको न्याय नहीं दे सकते? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है। और अभी जल्दी से मैं आपको बताऊं तो आज 15 सितंबर है। बंगाली उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का दोस्तों आज के दिन जन्म हुआ था। 1876 में हिंदी के प्रमुख साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 1905 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। और दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में आज ही के दिन हुई थी। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 5वें सर संचालक KS सुरदर्शन का 2012 में आज के दिन निधन हुआ था। और इसके अलावा दोस्तों बात करें मौसम के मिजाज की, तो मौसम का मिजाज 33 से 35% आज रहा। दिन भर 22 से 29 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 52% बादल छाए रहे। और दोस्तों देर शाम को भी इसी प्रकार से वातावरण बना रहेगा, बरसात की कहीं कोई संभावनाएं नहीं है। 16 सितंबर को कल 26 से 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 34 से 37 रहेगा मैक्सिमम दोपहर को। देर शाम को 31 से 36, 7 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। और रात्रि को भी इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा। बरसात की चेतावनी या भविष्यवाणियाँ मौसम विभाग की तरफ से नहीं है। इसी के साथ आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।